दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। देखिए, ये एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, नाम से क्लियर है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबल लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए कुछ किया जाए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या रहेगा इस एक्ट का? राइट टू इक्वालिटी, लाइफ विद डिग्निटी। अब ये देखिए, ये बहुत स्वाभाविक से ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम राइट टू इक्वालिटी की बात करें, लाइफ विद डिग्निटी की बात कर रहे हैं, अगर हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इन एरियाज में दिक्कत आ रही है, इसलिए हमें इस तरीके के ऑब्जेक्टिव को यहाँ प्रमोट करने की ज़रूरत पड़ रही है। फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हो डिसेबल लोगों का, इंक्लूजन हो प्रॉपर तरीके से सोसाइटी में। अगर ये छोटी छोटी बातें अगर हम ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ पे देख रहे हैं, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है सोसाइटी में। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमें ये सभी ऑब्जेक्टिव लेके चलने पड़ रहे हैं। तो साथियों, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो है, इसने रिप्लेस किया था इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट ऑफ 1995। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। इससे पहले भी डिसेबल पर्सन के लिए कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1995 में बनाया हुआ था, इसको रिप्लेस किया 2016 में द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट ने। यहाँ से क्वेश्चन साथियों पेपर में पूछा जा सकता है, आपने याद रखना है। इंडिया क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का मेंबर है, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का अगर हम एक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो इन प्रोविजंस का, ये इंटरनेशनल प्रोविजंस का हम फुलफिल कर रहे हैं ऑब्लिगेशंस को। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। ठीक है, यहाँ से एक ये इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं। अब इस एक्ट की अगर हम साथियों बात करें, तो इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिसेबल पर्सन के राइट्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम समझे तो सही कि डिसेबल लोग है कौन। तो सबसे पहला जो प्रोविज़न है इस एक्ट का, वो ये है कि ये डिफाइन करता है कि डिसेबल पर्सन कौन होगा। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी का मतलब है साथियों लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी। ठीक है, ये फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है या फिर मेंटल इम्पेयरमेंट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब टेम्पररी जो डिसेबलमेंट है उसको हम डिसेबल पर्सन कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म फिजिकल या मेंटल इम्पेयरमेंट को ही कंसिडर करेंगे कि वो डिसेबल पर्सन है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके लिए क्या कोई बेंच मार्क रखा गया है? तो बिल्कुल, तो बेंच मार्क डिसेबिलिटी की बात करें साथियों, तो ये 40% है। कहने का मतलब है कि अगर कोई शरीर का पार्ट अगर 40% तक अगर डैमेज है, तभी हम उसको डिसेबल कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर चेंज है इस नए एक्ट में, वो ये है कि जो पुराना एक्ट था, वहाँ पे डिसेबल्ड पर्सन कौन कौन हो सकते हैं, उसकी जो कैटेगरी थी सिर्फ 7 थी। ठीक है, लेकिन अब इसको इंक्रीज करके 21 कर दिया गया। यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है पिछले एक्ट के कंपैरिजन में नए एक्ट में क्या चेंजेस करे गए हैं। फिर इसके अलावा जैसे थैलेसीमिया हो गया, हेमोफीलिया हो गया और सिकल सेल हो गया, तो ये इनको पहले कंसिडर नहीं किया जाता था, डिसेबल के कॉन्टेक्स्ट में इसको कवर नहीं किया जाता था। ये सारे, ये तीनों के तीनों जो हैं, ये ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। अब अगर आप इनसे भी अफेक्टेड हैं तो आपको डिसेबल कंसिडर किया जाएगा। अब देखो, थैलेसीमिया क्या होता है। थैलेसीमिया में बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन जो है, प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन वो कम हो जाता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन क्या होता है? रेड ब्लड सेल की जब हम बात करते हैं तो उसी का प्रोटीन है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। तो अगर हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन ही कम हो जाए, तो आप देखिए कितनी दिक्कत आ सकती है बॉडी में। ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बॉडी के जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन जो है, वो डैमेज होने की सिचुएशन आ सकती है। हेमोफीलिया, आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा। इसमें एक बार अगर आपको कहीं चोट लग जाए, ठीक है, खून निकलना एक बार जब चालू होता है तो वो बंद नहीं होता है। सिकल सेल, अगेन इसमें क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसका जो शेप है वो ऐसा सिकल जैसा बन जाता है। ठीक है, तो अगर सिकल जैसा शेप बन जाएगा, क्रेसेंट शेप बन जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो अब ये मतलब याद रखना है आपने कि ये जो तीनों डिसऑर्डर्स है, ये डिसेबिलिटी का एक पैरामीटर अभी कंसिडर किया जा रहा है, ये नया चेंज है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अच्छा, ये जो डिसेबल पर्सन है, इनको क्या गवर्नमेंट बेनिफिट क्या प्रोवाइड करेगी इस एक्ट के अकॉर्डिंगली? तो गवर्नमेंट का कहना है कि जो हायर एजुकेशन है वहाँ पे कम से कम 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में कम से कम 4% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जब भी लैंड, अगर अलॉटमेंट ऑफ लैंड की बात करेंगे, जब भी गवर्नमेंट गरीब लोगों को, ठीक है, ज़रूरतमंद लोगों को अगर लैंड अलॉट करे, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, तो ऐसी स्कीमों में यहाँ पे कम से कम 5% का जो रिजर्वेशन है वो डिसेबल पर्सन का होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कोई पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम लॉन्च करती है तो उसमें कम से कम 5% शेयर जो है वो डिसेबल पर्सन का होना चाहिए। फ्री एजुकेशन जो है 6 से लेकर 18 साल के जो डिसेबल पर्सन है उनको मिलना चाहिए। जब हम राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करते हैं साथियों, तो वहाँ पर 6 से 14 साल तक के एज के बच्चों को ही सिर्फ कवर किया जाता है। तो ये सभी राइट जो है ये डिसेबल पर्सन को प्रोवाइड करे जाएंगे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो और क्या क्या प्रोविज़न किया गया है, जैसे कि हर ज़िले में ये कोशिश की जाएगी कि स्पेशल कोर्ट जो है उसको डिज़ाइनेट किया जाए। इसका पर्पज़ क्या होगा कि लोकल लेवल के जितने भी प्रॉब्लम्स अराइज़ होते हैं, पर्सन विद डिसेबल जो जो लोग हैं उनको कोई भी दिक्कतों का सामना अगर करना पड़ रहा है तो उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट होना चाहिए। नॉर्मल जो कोर्ट सिस्टम है वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इनके लिए एक अलग से कोर्ट होना चाहिए। ये भी प्रोविज़न है इस एक्ट का। फिर अगर इस एक्ट का मिसयूज़ अगर कोई करता है, ठीक है, अगर इसका कोई वायलेशन करता है तो उसको 6 महीने तक की सज़ा मिल सकती है और 10,000 तक का फ़ाइन भी लगाया जा सकता है, या कई केसेस में ये दोनों भी हो सकता है। रिपीटेड वायलेशन अगर होगा इस एक्ट के प्रोविज़न का तो फिर इस केस में 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है ये भी लगाया जा सकता है, और कई केसेस में ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। फिर जैसे अभी हमने देखा कि 21 डिसेबल यहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया है, डिसेबिलिटी के 21 यहाँ पे क्राइटेरियाज हो सकते हैं, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, ये अगेन इस एक्ट का प्रोविजन है, ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी है कि वो डिसेबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर इस एक्ट का प्रोविजन ये भी कहता है कि यहाँ पे ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में होगा, जो डिसेबल पर्सन है, मेंटली जो डिसेबल पर्सन है, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट में डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग का हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पे गार्डियन जो है अलॉन्ग विद पर्सन विद डिसेबिलिटी वहाँ पे दोनों मिल के फैसला ले सकते हैं उनके वेलफेयर के लिए। ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी बनाया जाना चाहिए। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी नाम से क्लियर है कि इन लोगों का वेलफेयर कैसे और अच्छी तरीके से हम कर सकें। ठीक है, उस पर ये लोग एडवाइस करेंगे। फिर एक यहाँ पे ऑफिस होगा, ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो ये सेंट्रल लेवल पे बॉडी बनाई जाएगी, ठीक है, स्टेट लेवल पे बॉडी बनाई जाएगी, और इसने काम करना है एज ए रेगुलेटरी बॉडी। कहने का मतलब है कि ये जो एक्ट है, ठीक है, इसको रेगुलेट, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है, ठीक है, उसके लिए जो चीफ जो बॉडी होगी, जो मेन बॉडी होगी, वो होगी ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये सारे प्रोविजन है एक्ट के। ठीक है साथियों, ये सब आपने याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ कमिटीज़ बनाई जाएंगी। ठीक है, और इसका भी अगेन काम क्या होगा कि लोकल लेवल के जो कंसर्न है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी लोगों को फेस करना पड़ रहा है, उनके लिए ये लोग काम करें। ठीक है, फिर नेशनल और स्टेट फंड बनाया जाएगा। तो अभी जो एग्जिस्टिंग फंड है, जैसे कि अगर हम बात करें नेशनल फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ट्रस्ट फंड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसको मिला के, इसको सब्ज्यूम करके एक इकलौता फंड बनेगा नेशनल फंड। ठीक है, तो ये फंड की भी यहाँ पे बात की गई है इस एक्ट में। ये भी साथियों याद रखना है, मतलब ऐसे क्वेश्चन में आ सकता है कि जैसे जब हम इस पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट की बात करते हैं तो क्या यहाँ पे नेशनल फंड की बात की गई है, तो बिल्कुल की गई है। तो यहाँ पे जो पैसा आएगा ओबीसी बात है कि ये पर्सन विद डिसेबल जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। तो ये साथियों प्रोविजन है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के बारे में। ठीक है, ये सब कुछ हमने 1 बाय 1 देख लिया। अब हम देखते हैं कि इस एक्ट का क्रिटिसिज्म क्या है। देखो, सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है कि इसका मिसयूज़ हो सकता है। ठीक है, किस कॉन्टेक्स्ट में, तो देखो, अगर आप किसी डिसेबल पर्सन का इंसल्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। तो ये मतलब ऐसा कहा जाता है कि ऐसा हो सकता है कि जो डिसेबल पर्सन है, ठीक है, वो अपनी पर्सनल, अगर कोई मान लीजिए अगर कोई दुश्मनी हो किसी से, तो वो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, वो ऐसा कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पे, जो अगर हम पर्सन विद डिसेबल लोगों की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से अगर हम देखें तो उनको दिक्कत ये आ रही है कि ये 5% का जो आपने रिजर्वेशन रखा हुआ है, अब ये प्राइवेट सेक्टर में तो है नहीं, प्राइवेट सेक्टर वाले तो पूछते ही नहीं है। यहाँ पे बहुत हमें मतलब कि चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, वो डिसेबल बंदा देख के भागते हैं, दूर भागते हैं वो। तो प्राइवेट सेक्टर में कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि हर अब जितनी रिजर्वेशन है उस हिसाब से अब सभी को सरकारी नौकरियां तो मिलेंगी नहीं, प्राइवेट सेक्टर में तो मतलब जाना ही पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर वाले दूर भागते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में कम से कम डिसेबल पर्सन के लिए कुछ किया जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और ये हमेशा से आवाज़ उठाई जाती है डिसेबल पर्सन के लिए कि प्राइवेट सेक्टर में कम से कम इनके लिए कुछ होना चाहिए। फिर उसके बाद ये रीजनेबल अकोमोडेशन वाला जो पॉइंट है, अब देखो, जैसे एक एग्जांपल आप समझिए, डिसेबल पर्सन की लाइफ को थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए हमें कुछ असिस्टिव टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे असिस्टेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कुछ एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें, जैसे आपने कई बार देखा होगा, कोई आप स्कूल याद करें, कोई कॉलेज याद करें, आप हॉस्पिटल याद करें, कोचिंग सेंटर याद करें, या कोई भी पब्लिक प्लेस आप इमेजिनेशन करें जहाँ पे आप विज़िट करते हैं और वहाँ वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहाँ पे एंट्री लेने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर रैंप नहीं बना हुआ है, तो डिसेबल पर्सन बेचारा वहाँ जाएगा कैसे। ठीक है, तो रैंप की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। फिर अगर मान लीजिए कोई डिसेबल पर्सन है, वो चल नहीं सकता, तो उसको असिस्टिव टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, उसको रॉड चाहिए, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उसको चाहिए। तो ये सभी चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है ना। अब लेकिन है क्या कि इंडिया में इन रीज़नेबल अकोमोडेशन को, यही मतलब कि पर्सन विद डिसेबल पर्सन जो है
पर्सन विद डिसेबल जो लोग हैं उनके लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको हम रीजनेबल अकोमोडेशन कहते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है कि पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे एग्जम्पशन मिला है कि इन चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट ना भी करें अगर उनको लगता है कि उनका खर्चा बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और उनकी जो क्लासेस चल रही हैं वो बेसमेंट में चल रही है, मान के चलिए, ठीक है। अब बेसमेंट में जाने के लिए उन्होंने सीढ़ियाँ बनाई हुई है और वहाँ पे प्रॉपर उतरने के लिए, जैसे अगर कोई डिसेबल पर्सन चल जाए तो वहाँ पे लिफ्ट का भी सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो वो बच्चा जाएगा कैसे। तो अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब इसके खिलाफ में कोर्ट में चले जाओगे कि इन्होंने तो ऐसा प्रोविजन किया है, इन्हें डिसेबल बंदा वहाँ पे जा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे छूट दी गई है, ठीक है। और ये ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए भी ऐसा है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर इस तरीके का अगर यहाँ पे एग्जाम्पशन दिया जाएगा तो जो पर्सन विद डिसेबल लोग हैं उनका वेलफेयर कैसे होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है, ठीक है। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक पूरी देख ली है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि जो पर्सन विद डिसेबल लोग हैं उनको और कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इस टॉपिक में साथ ही उतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।